अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम ट्विडल फैक्टर को देखेंगे। इससे पहली एक दो वीडियोस में मैंने डीएफटी और आईडीएफटी पढ़ाया था, और डीएफटी और आईडीएफटी का जो मैंने फार्मूला लिखवाया था उसके अंदर मैंने उनके फार्मूलाज़ की एक एक फॉर्म लिखवाई थी, जिसके अंदर ट्विडल फैक्टर फॉर्म थी। वो ट्विडल फैक्टर इन्वॉल्व हुआ था। तो मैंने यही कहा था कि ट्विडल फैक्टर है क्या, असल में आगे मैं डिटेल में बताऊँगा। तो आज मैं वही चीज़ वीडियो में कवर करूँगा। तो ट्विडल फैक्टर हम इस उसको कहते हैं, ये एक टर्म है डब्ल्यू, और ये सब स्क्रिप्ट में कैपिटल एन लिखा हुआ है। इसको आप ट्विडल फैक्टर कहते हैं और इसकी वैल्यू बराबर होती है इसके e⁻⁻j2π डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। जो ये कैपिटल एन सबस्क्रिप्ट में यहाँ लिखा हुआ है ना, वो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में कैपिटल एम के। अच्छा, ये है क्या बेसिकली, वो देख लेते हैं। Total factors are trigonometric constant coefficients that are multiplied by the data in the fast Fourier transform algorithm FFT to speed up calculations and remove the redundancy of complex multiplications and additions। ये इसका ओवरव्यू हो गया कि ट्विडल फैक्टर जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है। अब e⁻⁻j और फिर पूरा थीटा है। अगर आप इसको इस फॉर्मूले से एक्सपेंड करें, e⁻iota थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस माइनस जे साइन थीटा, ऐसे, तब ये क्या हो जाएगा, ये ऑयलर के फॉर्मूले से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट बन जाएगा। वही चीज़ लिखी हुई है कि टोटल फैक्टर ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है, और होता क्या है, दैट आर मल्टीप्लाइड बाय द डेटा इन एफएफटी एल्गोरिदम, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म एल्गोरिदम। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म में यूज़ होता है। ये मैंने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में और इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी यूज़ किया हुआ है। असल में जो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म जब बन रहा था, ताकि हम ये जो रिडंडेंसी वाला काम है डीएफटी और आईडीएफटी में, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जब ज़्यादा होती हैं, उनसे बचने के लिए हमने जो एल्गोरिथम निकाले, उन एल्गोरिथम्स को हम फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो ट्विडल फैक्टर का फैक्टर वहाँ से देखा गया कि एक चीज़ बार बार रिपीट होके आ रही है, ये यानी कि ऑब्ज़र्व किया गया कि कोई चीज़ पीरियोडिक है यहाँ पे। तो उस फैक्टर को उन्होंने ट्विडल फैक्टर कहा, और ट्विडल फैक्टर से मदद क्या ली उन्होंने, बार बार एक ही काम कराने से बेहतर है उसको एक ग्राफिकल तरीके से उनको यूज़ करेंगे। तो उससे होगा क्या, कैलकुलेशन स्पीड अप हो जाएगी और रिडंडेंसी रिमूव होगी। रिडंडेंसी का मतलब है कि एक ही चीज़ बार बार आप कैलकुलेट करें, इससे बेहतर है आप उसको एक बार कैलकुलेट करके यूज़ करते रहें। तो रिडंडेंसी ख़त्म हो जाएगी और कैलकुलेशन के अंदर स्पीडिंग हो जाएगी। अच्छा, अब आगे क्या लिखा हुआ है, द ट्विडल फैक्टर इज़ अ रोटेटिंग वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि रोटेट करती है। It means that the values of the Twiddle factor repeat at every n cycles, so we can say that it has a periodic or cyclic property। ये जो ट्विडल फैक्टर होता है, इसके अंदर जब हम वैल्यूज़ प्लग इन करते हैं तो ये कुछ टाइम बाद रिपीट होता है। और कितने टाइम बाद होता है, n टाइम्स बाद। ये अपनी पूरी साइकिल को जो आपने बनाई है इसकी साइकिल, वो दोबारा रिपीट होती है। और ये रिपीट क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर पीरियोडिक या फिर उसे आप साइक्लिक प्रॉपर्टी कह लें, वो होती है। ये है कि अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। अच्छा, साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्विडल फैक्टर्स, अब हम वो देखेंगे। और ये क्या है, फॉर अ 4 पॉइंट डीएफटी। अगर आपको एक उन्होंने डीएफ वो दिया हुआ है, सीक्वेंस दी हुई है, जिसके अंदर चार क्या कह सकते हैं कि नंबर्स हैं, जिसको आप वो कह रहे हैं कि इसका डीएफटी कंप्यूट करें। जैसे 1 2 3 4 उन्होंने एक सीक्वेंस दी हुई है और उसका वो कह रहे हैं कि इसकी ज़रा डीएफटी कैलकुलेट कर दें। तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। तो 4 हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 4 पॉइंट डीएफटी कैलकुलेट करेंगे। अगर उसके अंदर 5 होंगे तो उसकी 5 पॉइंट डीएफटी कैलकुलेट होगी। अगर 8 होंगे तो 8 पॉइंट डीएफटी कैलकुलेट होगी। तो अगर हम उसको जनरलाइज बोलें तो अगर कैपिटल एन होंगे तो उसकी एन पॉइंट डीएफटी कैलकुलेट होगी। एन पॉइंट डीएफटी का लफ्ज़ आगे यूज़ होगा, उसका यही मतलब होगा कि जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उस सीक्वेंस में मौजूद है, आपने उतने ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स वाली डीएफटी कंप्यूट करनी है, उतने पॉइंट वाली डीएफटी कंप्यूट करनी है। तो उसको हम कहेंगे एन पॉइंट डीएफटी कैलकुलेट करना। सही है। अच्छा, ट्विडल फैक्टर काम कहाँ आता है, जब आपके पास 4 पॉइंट की डीएफटी होगी, 8 पॉइंट की डीएफटी होगी, या 2 पॉइंट की डीएफटी होगी, 16 पॉइंट की डीएफटी होगी, 32 की होगी, 64 की होगी, ऐसे वहाँ पे ज़्यादा अच्छा काम करता है।
अगर आप उसको ऐसे ग्राफिकली बनाएं। और पेपर्स में ज़्यादातर वो जो हैंड वर्क करने के आता है वो आता है 8 पॉइंट का। 4 पॉइंट का काफ़ी आसान होता है, 8 पॉइंट का भी हम आगे देख लेंगे। तो फॉर अ 4 पॉइंट DFT ट्विटल फैक्टर वैल्यूज़ फॉर अ 4 पॉइंट DFT आर, 4 पॉइंट वाली DFT के लिए ट्विटर फैक्टर की वैल्यूज़ क्या होंगी वो हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, हम एक अदद एक्सेस बनाते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, और उसके ऊपर एक सर्किल बना लेते हैं। अगर उन्होंने कहा है वो आपको कि 4 पॉइंट की DFT कैलकुलेट करें, तो उस सर्किल के ऊपर 4 पॉइंट्स बनाने हैं आपने। और 4 कैसे बनाने हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ये जो सर्किल चारों लाइनों को, जैसे ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस, जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ वहाँ पॉइंट बना दे। पॉइंट बना दिए, सही है। अब उन पे ये मेंशन करना है कि ये वाला पॉइंट जो है ये +1 वैल्यू पे बैठा है, ये +1 वैल्यू पे ये वाला पॉइंट बैठा है, ये वाला पॉइंट -1 वैल्यू पे बैठा है, ये वाला पॉइंट जे पे बैठा हुआ है, या फिर आप इसे कहें ये आयोटा आयोटा पे बैठा हुआ है, और ये वाला पॉइंट बैठा हुआ है नेगेटिव जे पे, सही है। आपने सबसे पहले ये मेंशन कर लेना है सर्किल बना के कि ये वाला पॉइंट 1 है, ये -1 है, ये जे है और ये -j है, सही है। ये मेंशन करने के बाद अब आपने ट्विटल फैक्टर्स के नोटेशन लिखनी है। ट्विटल फैक्टर की नोटेशन कहलाती है, जैसे 4 पॉइंट का DFT है ना, तो उसका ट्विटल फैक्टर भी, जो इसके ट्विटल फैक्टर की वैल्यूज होंगी वो भी 4 होंगी, 1 2 3 4, 4 है, 4 के बाद से दोबारा रिपीट होगा। ये मतलब होता है इसका, क्योंकि रोटेटिंग वेक्टर है। यूँ आप पढ़ेंगे, जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे फिर ये दोबारा अपनी वैल्यूज़ रिपीट करेगा, अगर फिर पहुँच जाएंगे फिर रिपीट करेगा, ऐसे। तो इसको आपने लिखना कैसे है, W लिखना है, कैपिटल W, और सबस्क्रिप्ट में यहाँ आता है ना ट्विटल फैक्टर होता क्या है, W और सबस्क्रिप्ट में N होता है। तो W और सबस्क्रिप्ट में N क्या होता है, N पॉइंट वाला। और यहाँ पे N की वैल्यू क्या देखने से पता चली है, 4 पॉइंट DFT बोला ना, तो N की वैल्यू अपने 4 रखी, तो W और N की जगह अपने 4 डाल दिया। मतलब ये है कि ये 4 पॉइंट का DFT कैलकुलेट हो रहा है, उनकी DFT की टोटल फैक्टर्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट हो रही हैं। अच्छा, अब पावर में लिखना है 0। ये 0 जो दिखा रहा है ना पावर में, इसका मतलब है यहाँ पे K 0 है। ट्विटल फैक्टर अगर आप ऐसे लिखेंगे, ट्विटल फैक्टर असल में कहलाता है ये फैक्टर, लेकिन जो FFT और DFT वगैरह में यूज़ होगा वो होगा WKN। ट्विटल फैक्टर होता है W सबस्क्रिप्ट N, लेकिन जो DFT और IDFT में यूज़ होगा वो होगा W सबस्क्रिप्ट N और उसकी पावर में K, WN और पावर में K। अब K की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी है आपने, 0 रखी है, और N 4 है। यहाँ पे क्या है, W और N की वैल्यू 4 है, K की वैल्यू 1 है। यहाँ पे W N की वैल्यू 4 है, K की वैल्यू 2 है। तो आपका जो N पॉइंट DFT है ना, उसकी N की वैल्यू तो फिक्स है सबके लिए, W4 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 W4। अगर 8 पॉइंट होती तो W8 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 करके चलता, और K की वैल्यू पहले 0 रखते, फिर 1 रखते, फिर 2 रखते, फिर 3 रखते। अच्छा, ये अब आपने मेंशन ऐसे करना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को देखना है। ये एक्स एक्सिस होता है ना, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो ये वाला पॉइंट होता है, इस पॉइंट से आपने शुरू करना है हर बार। आज जब भी टोटल फैक्टर बने तो सबसे पहले इस पॉइंट को बनाएं, और फिर यहाँ से शुरू करें काम, कि ये W04 होता है। अगर 8 वाला होगा तो ये W08 होगा, ये W04 हो गया 4 पॉइंट के लिए। अब आपने चलना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। याद रहे कि ट्विटल फैक्टर जब भी बनेगा, और कब, जब आप DFT कैलकुलेट कर रहे होंगे, DFT या FFT, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स वालों की बात नहीं कर रहा मैं। जब भी आप डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म या फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे, तो ट्विटल फैक्टर की वैल्यूज़, जैसे अगर ये W04 है तो W14 यहाँ होगी, W24 यहाँ होगी, W34 यहाँ होगी। मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने मेंशन करना है, पॉइंट बनाने के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेंशन करना है। अगर IDFT कैलकुलेट करना है या फिर IFFT इन्वर्स वाले, तो आपने जैसे W04 डाला है तो फिर W14 यहाँ होगा, W24 यहाँ होगा, W34 यहाँ होगा। और सिर्फ W14 W24 W34 नहीं होगा, वो होगा जैसे W04 है ना, वो होगा W ऑफ -14, फिर यहाँ आएगा W ऑफ -24, फिर यहाँ आएगा W ऑफ -34। ऐसे आपने रिवर्स मेंशन करना है। और K की जो वैल्यू है, W04 है ना, यहाँ पे K की वैल्यू 0 है, तो K की वैल्यू फिर माइनस में चलानी है, एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, और माइनस में चलानी है कहाँ, जब आप इन्वर्स
कर लें। और जब आप नॉर्मली DFT या FFT कैलकुलेट कर रहे हैं तब तो आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है और के की वैल्यू भी पॉजिटिव चलानी है ये। अच्छा, W04 की वैल्यू आपने यहाँ 1 रख दी, क्लॉकवाइज चले, यहाँ पे क्या वैल्यू है, -j है ना, -j कहाँ पे वैल्यू है, W14 पे, तो आपने W14 की वैल्यू लिख दी -j। और क्लॉकवाइज चले, ये आ गया W24 पे आपके पास -1 वैल्यू है। और चले क्लॉकवाइज तो W34 आ गया, W34 पे आपकी वैल्यू आ गई j, वो आपने लिख दी। अब इस पॉइंट के बाद से दोबारा वैल्यूज़ रिपीट होंगी। जब ये W04 था, ये W14 है, W24 है, W34 है, फिर ये W44 होगा, रिपीट होगा ना। W44 पे आपकी वैल्यू 1 ही होगी, W44 पे आपकी वैल्यू 1 होगी। दोबारा चलेंगे तो ये W54 होगा, W54 पे आपकी वैल्यू -j होगी। फिर यूँ चलेंगे तो W64 पे आपकी वैल्यू -1 होगी। फिर यूँ चलेंगे W74 पे आपकी वैल्यू j होगी। और फिर ऐसे ही W84, 94, 104, 114 ऐसे चलता रहेगा। अगर जितने पॉइंट्स की आपको ज़रूरत हो आप उतने का टोटल फैक्टर बनाएं और फिर उसकी रिपीटिंग प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाएं। अच्छा, टोटल फैक्टर क्यों यूज़ करना पड़ रहा है यहाँ पे, ये जो चीज़ है ना W04, ये खुलने के बाद बड़ी ख़तरनाक हो जाती है जब आप DFT के फॉर्मूले में इसको डालेंगे। पहले तो आप टोटल फैक्टर को इस फॉर्म में लिखें, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, W अगर आप टोटल फैक्टर 4 पॉइंट वाला कैलकुलेट कर रहे हैं तो W और 4 यहाँ पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, e⁻⁻j2π/4 हो जाएगा ये। अब DFT और IDFT के अंदर या फिर FFT और IFFT के अंदर K भी इन्वॉल्व होता है, फॉर्मूले में K भी इन्वॉल्व होता है। तो टोटल फैक्टर ऐसा नज़र नहीं आएगा, टोटल फैक्टर ऐसा नज़र आएगा, W सबस्क्रिप्ट n और होल पावर k। जब होल पावर k होती है ना तो वो बराबर होता है e⁻⁻j2πk/n। यहाँ पे होता है e⁻⁻j2π/n -j2π और k भी लगा दें न्यूमरेटर में तो वो हो जाएगा -j2πk/n। पावर में k मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि इस पूरी चीज़ की अगर आप पावर में k डालें तो k क्या होगा, e की जो पावर है पूरी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और वो 1/k तो है नहीं, कि वो n से मल्टीप्लाई होगा, वो डायरेक्टली k है, तो क्या होगा, वो -j2π के साथ k मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा e⁻⁻j2πk। जब ये वाली चीज़ e⁻⁻j2πn इस फॉर्मूले में खोलेंगे तो फिर ये वाली चीज़ इस फॉर्मूले में नहीं खुलती, इस रिलेशन को, ऑयलर के फॉर्मूले को यूज़ करने से। e⁻⁻ बराबर होता है cos थीटा प्लस j sin थीटा, या फिर अगर यहाँ पे माइनस होगा आयोटा के साथ तो यहाँ पे भी माइनस आ जाता है। वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो WKN का जो फैक्टर ऑयलर की फॉर्म में खुलेगा टोटल फैक्टर वाला, वो होगा ये e⁻⁻j2πk/n। और ये फर्दर एक्सपेंड होगा इसमें cos और -j के अलावा जो बचा एंगल वो 2πk/n, ये आ गया। ये जो माइनस यहाँ पे वो माइनस यहाँ पे भी आएगा और फिर j साइन और फिर दोबारा वही एंगल 2πk/n -j को हटा के, ये आ गया। ये अब इसमें एक्सपेंड होगा। अब आप अगर इसमें एक्सपेंड करके यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखें और k की वैल्यू एक बार 0 रखें, फिर इस पूरे को कैलकुलेटर में डालेंगे ना, और ये किस लिए रखा आपने, n की वैल्यू 4 और k की वैल्यू 0 के लिए, n की वैल्यू 4 और k की वैल्यू 0 के लिए, तो आपको ये पूरा कैलकुलेटर में डालने के बाद आंसर जो मिल रहा होगा ना वो मिलेगा 1। ये इतना लंबा करने के बजाय आपने टोटल फैक्टर बनाया और वैल्यू देख ली यहाँ से कि W04 1 पर आ रहा है ना, तो इसका आंसर 1 है। टोटल फैक्टर का ये बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि अभी जो DFT के सवाल आएंगे आगे उसमें ये ऑयलर की एक्सपेंशन एक ही टर्म में आ रही होगी और ये 3 से 4 बार आ रही होगी, तो एक टर्म इतनी लंबी खुलती है। अब अगर 3 से 4 आ जाएंगी तो काफ़ी इतनी लंबी इक्वेशन बन जाती है, तो उसको पूरा कैलकुलेटर में डालना अजाब होता है। कैलकुलेटर की स्क्रीन की इतनी रेंज भी नहीं होती कि वो उसमें आएगा। तो टोटल फैक्टर की मदद से हम क्या करते हैं, डायग्राम बना के उसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख लेते हैं और वहाँ पे कभी कभार कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़बानी सॉल्व हो जाता है। सही है, ये आपने उसकी वैल्यूज़ कैसे पुट करवानी है वो देख लिया। अब हम इसका 8 पॉइंट वाला देखेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक लाइन और भी लिखी हुई है, नोटिस दैट आफ्टर द 4th इंस्टेंट, और 4th इंस्टेंट कौन सा है, W सबस्क्रिप्ट 4 और K की वैल्यू 3, जिसको मैं W34 पढ़ूँगा। तो आफ्टर द 4th इंस्टेंट W34 द वैल्यूज़ ऑफ टोटल फैक्टर स्टार्ट टू रिपीट। ये हम देख लेते हैं W34 के बाद क्या वैल्यू दोबारा रिपीट हो रही है। जी, तो W34 ये रहा,
उसके बाद वो कह रहे हैं कि वैल्यू दोबारा रिपीट हो रही है, जे के बाद दोबारा रिपीट हो रही है वैल्यू, W34 के बाद वैल्यूज़ दोबारा रिपीट हो रही है, जे के बाद दोबारा ये ऐसे चलेगा 1 - j - 1 j, ये देखें जे के बाद दोबारा ऐसे ही चल रहा है 1 - j, इसके बाद -1 आएगा, उसके बाद जे आएगा और फिर दोबारा ये वैसे ही शुरू हो जाएगा 1 - j - 1 j, फिर ये ऐसे ही शुरू होगा। यूँ देख लें या फिर ऐसे देख लें, जे के बाद कौन आ रहा है दोबारा, W04 तो आप सबसे पहले शुरू में करके जा चुके हैं, जे के बाद 1 आएगा, फिर -1 फिर जे, फिर ऐसे ही रिपीट होगा। अच्छा, तो अब हम टोटल फैक्टर फॉर 8 पॉइंट DFT के लिए देख लेते हैं कि 8 पॉइंट का जब आपको DFT कैलकुलेट करनी होगी तब आप उसका टोटल फैक्टर कैसे बनाएंगे, वो देख लेते हैं। टोटल फैक्टर वैल्यूज़ फॉर 8 पॉइंट DFT आर, 8 पॉइंट DFT का क्या मतलब है, आपके टोटल फैक्टर जो बनेगा, ये जो पूरी डायग्राम बनेगी उसके अंदर 8 पॉइंट्स होंगे और वो इक्वली स्पेस्ड होंगे। 4 पॉइंट थे तो आपने कौन से बनाए थे, ये वाला बनाया था, ये वाला बनाया था, ये वाला बनाया था, ये वाला बनाया था। 8 पॉइंट में क्या होंगे, ये तो बनेंगे, साथ में ये वाले भी बना दें। सही है, इनकी वैल्यू ज़रा कैलकुलेट करना देखना होगा हमें, क्योंकि ये वाली तो पता है आपको, ये वाली 1 होती है, -1 होती है, जे होती है, ये -j होती है। ये निकालेंगे हम, ये कैसे निकलेगी। अब अगर आप दोबारा इसी फॉर्मूले को आके देखें तो 8 पॉइंट का DFT है तो n की वैल्यू 8 रखेंगे, यहाँ पे W8 सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा और k की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। 7 के बाद से ये फिर दोबारा रिपीट होगा। तो अगर आपने इस फॉर्मूले के तहत उसमें रखी वैल्यूज़ तो आपको 8 पॉइंट DFT की वैल्यूज़ मिलेंगी, लेकिन आपने सारी नहीं रखनी क्योंकि W08 आपको पता है। देख लेते हैं दोबारा जी, तो मैं ये कह रहा था W08 आपको पता है, W28 पता है, W48 पता है और W68 पता है। इनकी वैल्यूज़ तो आपको पता है, तो ये आपने कैलकुलेटर में डालनी नहीं है उस फॉर्मूले में। उस फॉर्मूले के अंदर आपने ये वैल्यूज़ नहीं डालनी, 08, 28, 48 और 68, ये आपको पता है। आपने जो वैल्यूज़ डाली हैं वो ये डालनी है 18, 38, 58 और 78। के की वैल्यू 7 रखनी है और एन की वैल्यू 8 रखनी है, तो ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू। और वो कॉम्प्लेक्स में और रेडियंस में निकालनी होगी तो आपके पास ये आ जाएगी। अच्छा, मैं उससे बेहतर समझता हूँ कि आप उसको नहीं डालें, आप इस डायग्राम को याद कर लें, क्योंकि पेपर के अंदर जो बड़ा सवाल आता है ना, उसमें फिर यही होगा कि आप वो ये टोटल फैक्टर की वैल्यू याद रख लें और कहीं साइड पे बना लें, तो कैलकुलेटर में भी डालने की पंचायत ख़त्म हो जाती है क्या। W08 पे 1 देगा आंसर, W18 पे देगा 0.707 -j 0.707, ये याद रख लें। W28 आपको पता है -j देगा, W38 पे क्या देगा, -0.707 -j 0.707, ये हो गया। यहाँ पे -1 देगा, यहाँ पे देगा -0.707 + j 0.707, यहाँ पे j देगा और यहाँ पे देगा 0.707 + j 0.707। अब इसको विदाउट कैलकुलेटर बनाने की ट्रिक बताता हूँ, ये कैसे बनेगा। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस में आ रहा है, ये दोनों पॉजिटिव रीजन्स के बीच में आ रहा है। आप इसको एज अ क्वाड्रेंट सपोज कर सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। जब ये दोनों पॉजिटिव होते हैं ना, तो ये पूरी वैल्यू 0.707 और जे 0.707 दोनों के साथ पॉजिटिव आएगा। जब ये पॉजिटिव वाले रीजन में है ना, जहाँ पे एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो इसकी दोनों वैल्यूज़ के साथ पॉजिटिव आएगा। 0.707 के साथ भी पॉजिटिव होगा और जे 0.707 के साथ भी पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से यहाँ देख लें, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है ना, इसके दोनों वैल्यूज़ के साथ नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे देखें, इसका एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो रियल वैल्यू जो होती है इसकी पॉजिटिव आएगी 0.707 और इमेजनरी एक्सिस जो है नेगेटिव वाई एक्सिस वाला उसके साथ नेगेटिव आएगा -j 0.707। क्यों देख लेना, जे के साथ यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या है, जे के साथ पॉजिटिव लगा हुआ है तो यहाँ पे जे पॉजिटिव आएगा और एक्स एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव है। क्वाड्रेंट के हिसाब से देख लें, मैं ऐसे ही प्रेफर करूँगा कि बस ये याद रख लें कि ये होता है 0.707 और जे 0.707। बस आपने यहाँ मेंशन करना है और दोनों पॉजिटिव्स के दरमियान पॉजिटिव साइन लगानी है, दोनों नेगेटिव एक्सेस के दरमियान नेगेटिव साइन लगानी है। जब यहाँ जे पॉजिटिव है और एक्सेस -1 है तो यहाँ पे जे के साथ पॉजिटिव लगा देना है,
और रियल एक्सेस के साथ माइनस। और यहाँ वाले क्वाड्रेंट के हिसाब से देख लेना है तो यहाँ पे जे के साथ नेगेटिव है और आपका रियल क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, तो जे के साथ नेगेटिव लगा लिया, रियल क्वाड्रेंट के साथ पॉजिटिव लगा लिया। अब ऐसे आप बना लें, मैं ऐसे ही प्रेफर करूँगा। ये ट्रिक है, एक दो बार बनाएं इस टोटल फैक्टर को, आपको डायरेक्टली वैल्यूज याद हो जाएंगे। और 4 पॉइंट के लिए तो मसला ही नहीं है, ये और ये बनता है। अच्छा, वो कभी कभार हो जाता है ऐसा कि 2 पॉइंट की टोटल फैक्टर कैसे बनता है। 2 पॉइंट में सिर्फ 2 पॉइंट होते हैं, वो कहलाएगा डब्ल्यू, और सबस्क्रिप्ट में जो एन होता है वहाँ पे डलेगा 2। W02 होगा और W12 होगा, और उसमें क्या होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा और एक पॉइंट यहाँ होगा बस। इमेजनरी एक्सेस पे कोई भी पॉइंट नहीं होगा, वो होगा 1 और -1, W02 और W12। 4 पॉइंट में क्या होगा, W04, W14, W24, W34। और 8 पॉइंट में क्या है, W08, 1, 8, 2, 8, 3, 8, 4, 8, 5, 8, 6, 8, 7, 8। ये टोटल फैक्टर आ गए। अब मैंने क्या करा, इनकी वैल्यूज़ मैंने एक बार यूँ भी लिख दी और फिर इनका रिपीटिंग पैटर्न कहाँ से स्टार्ट होगा वो भी बता दिया। अब DFT है, ये याद रखिएगा, DFT है तो टोटल फैक्टर ऐसे बनेगा, W08 यहाँ है तो W8 यहाँ होगा, W28 यहाँ होगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेंशन करना है। IDFT या IFFT हुआ इन्वर्स वाला, तो आपने उल्टा काम करना है। 08 यहाँ पे तो 18 यहाँ पे होगा, 28 यहाँ पे होगा, 38 यहाँ पे होगा, और उनके साथ 1 और 2, 3 के साथ माइनस साइन लगेगी। सही है, ये हो गया। ये जो DFT है मैंने इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर दी, और अगर आप यहाँ से दिखते हुए आ रहे हैं तो 7 के बाद दोबारा वैल्यू रिपीट हो रही है, W78 के बाद दोबारा रिपीट होगी, ये W88 के लिए भी वैल्यू रिपीट हो जाएगी। W78 पे ये थी वैल्यू 0.707 प्लस J 0.707, ये उसके बाद से दोबारा 1 हो जाएगा, उसके बाद से दोबारा 1 हो गया, फिर 1 के बाद दोबारा ये आ गया, फिर ये आ गया, मतलब 7-8 के बाद दोबारा साइकिल यूँ चलेगी। ये चीज़ मैंने ऐसे लिख भी दी है। Notice that after the fourth instant W78 the values of total factor start to repeat। 7-8 के बाद से दोबारा वो साइकिल रिपीट हो जाती है 1 से फिर दोबारा। और ये DFT के लिए मैंने ये भी चीज़ लिखी हुई है, ऑलवेज यूज क्लॉकवाइज नोटेशन फॉर मेंशनिंग वैल्यूज़ फॉर टोटल फैक्टर। जब भी आप DFT के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज़ करनी है, और वो जो K की वैल्यूज़ हैं उनमें पॉजिटिव साइन चलानी है, W18, W28, W38। और जब भी IFFT या IDFT के लिए करेंगे तो आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है और फिर K के साथ नेगेटिव साइन चलानी है। 0-8 हो गया तो -1-8 होगा, ये -2-8 होगा, -3-8 होगा। सही है। अब ये टोटल फैक्टर का कॉन्सेप्ट, मतलब ये बनता कैसे है, इसको याद कर लें। और क्योंकि अब हम नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह अब DFT निकालने के तरीके स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे टोटल फैक्टर काफ़ी इनकाउंटर होगा। अब सही है, वहाँ पे उसका फ़ायदा और नुकसान नज़र आ जाएगा। नुकसान तो नहीं है, बहरहाल फ़ायदा ही फ़ायदा है, काम जल्दी हो जाता है। और एक बार जब मैं DFT और IDFT के फॉर्मूले से करवाऊँगा ना, एक बार मैं टोटल फैक्टर के हिसाब से करवाऊँगा पूरा सवाल, और उसका फिर एक पार्ट में विदाउट टोटल फैक्टर करके दिखाऊँगा, तो उससे पता चल जाएगा कि विदाउट टोटल फैक्टर मेहनत कितनी लगती है कैलकुलेटर में डालने की, तो उससे बचत हो जाएगी। सही है, बस यही वीडियो थी आज की। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।